Okay, so today we will be studying about the anatomy of the female reproductive system, and it is one of the most important topic in obstetric and gynecology, and it is the main base of this subject. So सबसे पहले ओवरी ओवरी क्या है ओवरी इज द ऑर्गन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि रिलीज करता है ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. ठीक है, तो द प्रोसेस का नेम है वो है हमारा oogenesis, और जो हमारा ओवरी है वो रिलीज करेगी हमारा ओवम. ठीक है, सो नेक्स्ट इज हमारा oogenesis. What is oogenesis? So oogenesis is the primary function of ovary. जो ovary है उसका primary function will be the formation of ovum, and secondary function is releasing the hormone. Which hormone does the ovary releases? So it releases estrogen and progesterone. और प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो सिर्फ वो ही पार्ट कर सकता है. ठीक है, और अदर देन दैट जो वो फंक्शन करता है इट इज द सेकेंडरी फंक्शन. ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे बाकी पार्ट्स भी सिक्रीट करते हैं, बाकी ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं, देयरफॉर इट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ओवरी. नेक्स्ट, ओवम इज रिलीज्ड बाय ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte. ठीक है, तो ओवम कौन सी फॉर्म में रिलीज होता है ओवरी से? इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? इट इज अ हैप्लॉइड सेल, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 23. ठीक है, अगर डिप्लॉइड सेल होता है तो उसमें पूरा 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट एज वी ऑल नो बाय द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म पूरा एक एम्ब्रियो बनता है और उसमें 46 क्रोमोसोम जाते हैं. सो टू हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज करते हैं टुगेदर दे मेक वन पूरा डिप्लॉइड सेल, दैट इज द एम्ब्रियो. ओके, नेक्स्ट इज साइज ऑफ द ओवम. ओवम का साइज कितना है? इट इज 130 माइक्रोमीटर एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अगर पूछ ले कि फीमेल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, सो इट इज द ओवम. स्मॉलेस्ट सेल फीमेल्स में प्लेटलेट्स है. लाइफ स्पैन ओवम का 12 to 48 आवर्स है. टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इट टेक्स 6 to 8 days टू फॉर्म अ ओवम. नेक्स्ट एक बस क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, सो जो टेस्टीज हैं दे विल बी रिलीजिंग द स्पर्म विच इज द मेल गैमीट, and the testes also release testosterone which helps in the development of secondary sexual characteristics. ठीक है, तो testes का मेन काम होता है एक sperm release करना which is the male gamete, again it is haploid, एंड दूसरा काम होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना विच इज असेंशियल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पर्म इसमें 23 होगा क्योंकि ये हैप्लॉइड है. साइज 50 माइक्रोमीटर. स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर मेल में पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो वो स्पर्म है. लार्जेस्ट सेल मेल में न्यूरॉन होगा. लाइफ स्पैन इसका 48 to 72 आवर्स, दैट इज 2 to 3 days होता है. ठीक है, तो ये एक जस्ट मेन पॉइंट्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द सिस्टम रिलेटेड विद कॉइटस. कॉइटस कहाँ पे होता है हमारा? वेजाइना पे. ओवम फॉर्मेशन जो कि ओवरी में. फर्टिलाइजेशन जो कि फलोपियन ट्यूब में होता है. इम्प्लांटेशन एंड निडेशन विच इज देयर इन यूट्रस. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि यूट्रस में होगा. एंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम वेजाइना is known as female reproductive system. So जो हमारा सिस्टम है जो कि कॉइटस से रिलेटेड है, ओवम फॉर्मेशन से, फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एंड फाइनली ग्रोथ के बाद जब फीटस एक्सपेल आउट होता है, जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So it is basically divided into three different parts: internal, external and accessory. So in the internal we will be studying about the vagina, uterus, fallopian tube and ovary. And external parts में हमारा mons pubis, vulva वाला जो part है, mons pubis हो गया, labia majora, labia minora, all this will be included in the external. And accessory organs, extra organs like breast वगैरह हम इसमें बाद में decide करेंगे. ठीक है, so coming to the part which is the vagina. So what is vagina? It is a fibromuscular sheath. ठीक है, तो जो vagina होती है वो muscular sheath है, fibromuscular sheath है, and it is a communicating channel between the cervix to the external genitalia, that is the vulva. ठीक है, so जो हमारा जैसे ये हमारा uterus है, ठीक है,
सो इसके लास्ट में ये टेपरिंग एंड होती है। सो ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा सर्विक्स वाला हो गया। देन दिस इज द वजाइना वाला पार्ट एंड दिस आउटर पार्ट विल बी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। सो ये हमारा वजाइना हो गया, ये हमारा सर्विक्स हो गया एंड दिस लास्ट पार्ट इज द वल्वा, ठीक है। सो सर्विक्स और वल्वा को जो पार्ट ज्वाइन करता है दैट इज नोन एज द वजाइना एंड इट इज द फाइब्रोमस्कुलर शीथ, ठीक है। और इसकी जो इनर लाइनिंग है इट इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो हमारा सेल लाइनिंग है हमारी वजाइना की वो किस चीज की है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, SSE इज द लाइनिंग ऑफ वजाइना। What is the length? So the length of the vagina, anterior or posterior, alag alag. Anteriorly it is 7 centimeter and posteriorly it is 9 centimeter. Vagina makes an angle horizontally 45 डिग्री का एंगल बनाता है वजाइना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्योंकि ये एंटीवर्टेड और ये वाला इसका जो एंगल है हमारा एंटीवर्टेड एंटल फ्लेक्शन वाला होता है ना, तो देयरफॉर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। Next, coming to the pH. So the pH of vagina is mainly acidic, that is from 3.5 to 4.5, ठीक है। And why it is acidic? It is acidic due to the presence of bacteria which is Doderlein's bacilli, which produces the lactic acid and it is the normal flora of the vagina, ठीक है। तो जो pH होता है वो एसिडिक होता है 3.5 to 4.5। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोडरलीन बेसिलाई, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो डोडरलीन बेसिलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड एंड विच इज द एंड इट इज वन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये pH जो एसिडिक pH है दैट विल बी इन द रिप्रोडक्टिव एज ओनली। एंड व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव एज? इट इज 15 to 45. The age between 15 to 45 is known as the reproductive age. And before puberty and after menopause it will be neutral or alkaline, ठीक है। तो जो pH acidic होगा that will be acidic only in the reproductive age, ठीक है। सिर्फ reproductive age that is from 15 to 45 हमारा जो pH होगा वजाना का that will be acidic। एंड इन केस प्यूबर्टी में या आफ्टर मेनोपॉज हम उस चीज को चेक करें तो उसकी न्यूट्रल या अल्कलाइन ही होगी। एंड इफ इन द क्वेश्चन न्यूट्रल और अल्कलाइन दोनों दिया हुआ है तो गो फॉर न्यूट्रल, ओके। Next is vaginal cells contain glycogen which is consumed by the bacteria and forms the lactic acid making the pH acidic, ठीक है। तो pH acidic क्यों बना रहा है? जो डोडरलीन बेसिलाई है वो जो हमारा vaginal cells है उसमें glycogen present होता है, तो जो वो डोडरलीन बेसिलाई है that eats up this glycogen, consume करता है उसे and therefore it forms the lactic acid which makes the pH acidic, ठीक है। Next, coming to the part fornix and fornices, ठीक है। So what is this fornix and fornices? So fornix are the cleft flaps of the cervix that are projected from the top of vagina and there are mainly 4 fornix, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड 2 लेटरल पोस्टीरियर होते हैं, ठीक है, फोरनिक्स। सो आप इस इमेज में देख सकते हो ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, बीच में मैंने आपको बताया वजाइना है एंड द लोअर पार्ट दैट इज दिस, इट इज द वल्वा, ओके। सो जो इसके बीच में ये आप ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना ये बाहर की तरफ से, सो दिस इज नोन एज द फोरनिक्स, ठीक है। तो दीज आर 4 इन नंबर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल साइड पे होंगे। सो व्हाट आर फोरनिक्स? दीज आर द cleft flaps of the cervix that are projected from the top of the vagina and मैंने बता दिया ये कितने नंबर्स में होते हैं, दे आर 4 इन नंबर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वजाइना? सो इट इज द पाथवे एंड ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। सो पाथवे है, ऑर्गन है सेक्सुअल एक्ट का एंड इट हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ फीटस, जो फुली ग्रोन फीटस होगा दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस फीटस एंड एक्सपेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड ब्लीडिंग होती है दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट from the vagina itself, okay। Next, coming to the part uterus, okay। So what is uterus? It is known as hystera, womb, metra, ठीक है। अलग अलग टर्म्स है क्योंकि हम हिस्ट्रोस्कोपी या हिस्टेरेक्टोमी या अलग अलग शब्द पढ़ते हैं ना, तो therefore it is also known as hystera, womb बोल सकते हैं या फिर इसको हम metra भी बोल सकते हैं। and it is the visualization of uterus
or the examination of uterus, it is known as hysteroscopy. The inflammation of uterus is known as metritis, and the removal of uterus is known as hysterectomy. These are some terms which may be sometimes asked. Okay, what is the removal of uterus known as? So it is known as hysterectomy. What is the inflammation of uterus known as? So it is known as metritis. Next is the part of uterus. So there are various parts of uterus. First is corpus or the cornua. So what is corpus and cornua? It contains mainly the two parts, fundus and the body cavity. तो फंडस का हाइट हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, द बॉडी कैविटी इज द लेंथ इज ऑफ द लेंथ 3.5 सेंटीमीटर. सो जो हमारा यूट्रस होता है दैट इज ऑफ पियर शेप. ठीक है, ऊपर से पियर होता है, नीचे से हमारा सिलेंड्रिकल टाइप शेप होता है ना. सो जो इसका ये अपर पार्ट है इट इज द फंडस पार्ट, ये बीच वाला पार्ट इसका बॉडी है, एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज द कॉर्नुआ. ठीक है, या कॉर्पस. द इस्थमस इट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड सर्विक्स, इस्थमस और सर्विक्स हमारा 0.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर ईच होगा. टोटल लेंथ, सो इन सबको एड अप करके टोटल लेंथ ऑफ द यूट्रस बिकम्स टू 7.5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर. विड्थ हमारा 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस हमारा 2.5 सेंटीमीटर. सो 8 इंटू 5 इंटू 2.5. ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द यूट्रस. ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ, ये हमारा ब्रेड्थ एंड ये हमारा थिकनेस. ठीक है. So in this image you can see this is the fundus, this is the body cavity, cervix, isthmus हमारा 0.5 था, cervix 2.5 था, body cavity 3.5, fundus हमारा 1.5 centimeters, and this part is known as the cornua or the corpus. ठीक है. and ये vagina fornix मैंने आपको बता दिया, these cleft flaps. ठीक है, और external genitalia और हमारा जो cervix को join करता है that is vagina, and vagina is the part of sexual act of expulsion of bleeding from menstrual cycle and expulsion of fetus. ठीक है. The hollow muscular organ and pyriform in shape located in the pelvis in front of the rectum and just behind the bladder. ठीक है, तो what is the पोजिशन ऑफ दिस यूट्रस. ठीक है, तो जैसे हम ये लिखेंगे BUR. ठीक है, तो सो द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस जो है हमारा रेक्टम के जस्ट आगे है एंड ब्लैडर के जस्ट पीछे है. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द यूट्रस. ठीक है, द वेट ऑफ यूट्रस इज 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में. इन प्रेगनेंसी इट इंक्रीजेज अप टू 1000 ग्राम्स. लेंथ ऑफ द यूट्रस इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेज अप टू 5 टाइम्स. ठीक है, सो जो हमारा नॉर्मल लेंथ था दैट इज 8. ठीक है, 7.5 to 8 सेंटीमीटर था ना. सो इन प्रेगनेंसी इट इंक्रीजेज अप टू 5 टाइम्स, तो 35 to 40 सेंटीमीटर वो बड़ी हो जाती है, मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, द पोजीशन बताया था एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है. एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड का मतलब कैसे है, एंटीवर्टेड 90 डिग्री होती है, एंटीफ्लेक्स्ड 120 डिग्री. एंटीवर्टेड इज द एंगल ऑफ यूट्रस विच वजाइना. ठीक है, यूट्रस का वजाइना के साथ एंगल इज हमारा एंटीवर्जन दैट इज 90 डिग्री. यूट्रस का एंगल विद इट्स ओन बॉडी 120 डिग्री इज एंटीफ्लेक्स. तो सेल्फ में ही उसका जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री एंड इट इज एंटीफ्लेक्स, और विद वजाइना इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दैट इज द एंटीवर्जन. ठीक है, सो पोजिशन इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज द पेरिटोनियल स्किन फोल्ड्स. ठीक है, तो जो ये हमारे BUR दैट इज द ब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम, इनके बीच में हमारा थिन पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं. ठीक है, सो दीज there are two such folds which are present over there. One is the vesicouterine pouch that is between the uterus and the bladder. Next is the rectouterine pouch which is between the rectum and the uterus. ठीक है, तो जो vesicouterine pouch है it is presented between the bladder and the uterus. ठीक है, ये देखो एक ये present है हमारा between the bladder and the uterus. ये हमारा हो गया vesicouterine pouch. Next pouch between the uterus and the rectum it is known as rectouterine pouch or the pouch of Douglas or cul-de-sac. ठीक है, so the pouch of Douglas or the peritoneal pouch or the skin fold between the uterus and the rectum is pouch of Douglas या फिर cul-de-sac या फिर rectouterine pouch. And the aspiration of fluid from this cul-de-sac is known as culdocentesis. Important question. ठीक है, aspiration of fluid
from cul-de-sac is cultosynthesis and it is used for the diagnosis of ectopic pregnancy. सो कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर हमने डायग्नोस करना है सो वी डू कर्डोसेंटेसिस एंड कर्डोसेंटेसिस क्या है एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड कहाँ से फ्रॉम कर्डोसैक विच इज द हमारा पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूट्राइन पाउच. ठीक है. नेक्स्ट इज द लेयर्स ऑफ यूट्रस. तो हमारी 3 लेयर्स होती हैं पेरी मायो एंड एंडो. पेरी द आउटर मोस्ट लेयर, मायो द मिडिल लेयर एंड एंडोमेट्रियम द इनर मोस्ट लेयर. Endometrium in pregnancy is known as decidua. So when the uterus is pregnant, at that stage it is known as decidua. ठीक है. So endometrium in pregnancy is known as decidua. Myometrium जो होता है that is the middle layer, it also have 3 layers. ठीक है. Myometrium के भी we have 3 layers, that is the outer layer, middle layer and the inner layer. और इसमें जो होता है जो middle layer होता है it forms a figure of 8 muscles which is known as the living ligature of the uterus. As we all know what is ligature, bleeding को stop करने के लिए during any surgery or any procedure we ligate the arteries so that there is no further bleeding और shock में patient ना जाए तो उसके लिए ligature is very much important. So in the same way जो middle layer of myometrium which is the middle layer of the uterus. ठीक है. So middle layer myometrium में ही जो middle layer है it forms the figure of 8 muscles which is known as the living ligature of the uterus and it is present why to prevent the PPH, that is the postpartum hemorrhage. So आप इस देखिए ये एक पूरा figure of 8 बना रहा है spiral and these are the uterine arteries which are present over here and this is the placenta. After the expulsion of the fetus and after the expulsion of the placenta, जब placenta से detach हो जाएगा the one end of these arteries will be opened and there is a chance of bleeding. So ये जो arteries ये जो हमारा figure of 8 वाला जो muscle है it contracts. तो जैसे ये contract होगा these arteries will ligate. ठीक है. automatically ligate हो जाएंगी and it will prevent the bleeding in the mother. And uterine artery passes through the figure of 8 muscle fibers. Oxytocin makes the contraction in myometrium. Uterine artery is compressed and it stops the bleeding. So what makes these muscles contract? So oxytocin is the main hormone which allows the figure of 8 to contract and these muscle and eventually will help the uterine artery to ligate and prevent PPH. Next is the part of uterus. So we have seen there are various part of the uterus. Fundus. ठीक है. Fundus is the uppermost part of the uterus and इसका length 1.5 centimeter we have discussed above. Then the body cavity just below the fundus and just above the isthmus. ठीक है. जो body cavity है वो just below the fundus होती है and above the isthmus होती है. Length is 3.5 centimeter to 4 centimeter and the implantation of the embryo will take place here only in the body cavity. Isthmus is the smallest part of the uterus. इसकी length is 0.5 centimeter and it is the junction between the body and the cervix. ठीक है. तो body of the uterus और cervix के बीच में जो junction है that is the isthmus. Cervix 2.5 centimeter, it is the last part और इसमें main हमारी दो opening होती है. एक होती है internal os, एक होती है external os. cervix के दो parts है, ectocervix and endocervix. Okay. And there is one more part which is the cornu of uterus and it is the point of fusion between the uterine tube and the body of uterus. It is known as the cornu of uterus. ठीक है. Shape of non-pregnant uterus. ठीक है. तो जो shape होती है जब non-pregnant stage में uterus है that will be in pyriform and during the pregnancy it becomes globular at 12 weeks. ये भी question पूछा जाता है what is the shape of uterus in non-pregnant stage and during which week you will be seeing it as the globular shape. So 12 week में ये globular shape में आ जाएगा. Next is the fallopian tube. So another name for fallopian tube can be the oviduct, Sapinges, Mullerian duct or the uterine tubes. ठीक है. So for example this is the one part of fallopian tube. So इसमें हम ये ciliated epitheliums देख सकते हैं. ठीक है. So these are the ciliated columnar epithelium और इनमें cilia क्यों present होता है because they help the ovum and sperm to
ट्रैवल एंड देन जो ये फ्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा एम्ब्रियो, उसको भी वापस अपने यूट्रस की बॉडी में लेकर आने के लिए दिस सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम विल हेल्प, ठीक है। Next is the visual examination of fallopian tube is known as salpingography or salpingoscopy. Removal of fallopian tubes is known as salpingectomy. Inflammation of this fallopian tube is known as salpingitis. And the total length of these fallopian tube is mainly 10 centimeter या फिर 4 inches बोल लो। देन द फेलोपियन ट्यूब की दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है यूटराइन ओपनिंग, एक होती है पेल्विक ओपनिंग, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कैसे, जो यूटराइन ओपनिंग है उससे क्या होगा, यूटराइन ओपनिंग से स्पर्म एंटर करता है, पेल्विक ओपनिंग से ओवम एंटर करता है। यूटराइन जो ओपनिंग है दैट इज 1 millimeter इन डायमीटर एंड पेल्विक ओपनिंग इज 2 millimeter इन डायमीटर। सो पेल्विक से ओवम एंटर करता है, यूट्राइन से स्पर्म एंटर करता है एंड डायमीटर्स आर 1 millimeter यूट्राइन का, पेल्विक का 2 millimeters। देन पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सो अलग अलग वेरियस पार्ट्स हैं एंड वी मस्ट नो द लेंथ एंड डायमीटर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट एंड वेयर द दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज द इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट, इसकी लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 millimeter एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल विच इज द स्टार्टिंग पार्ट and the length is 1.25 centimeter, diameter is 1 millimeter, it is the smallest part of the fallopian tube. Next is the isthmus and the length of isthmus is 2.5 centimeters, ampulla the length is 5 centimeter and it is the largest part of the fallopian tube and this is the part where fertilization takes place. Fertilization means when the ovum meets sperm and they fuse together to form this embryo, this is the part where this fertilization will take place. Next is the infundibulum, the length is 1.25 centimeter and the diameter is 6 millimeters. Okay, so this is the image, this is the interstitial part, ठीक है। The isthmus, interstitial is the smallest part, then the isthmus, ampulla the largest part where the fertilization will take place and then the infundibulum the last part, okay। and जो infundibulum है उससे these finger like projections are mainly attached, then they are 25 to 30 such projections and these projections are known as fimbri। और ये fimbri जो होता है इनमें से जब से एक लंबी fimbri होती है that is attached to the ovary and it is known as the ovarian fimbri। So 25 to 30 such projections are present which are known as the fimbri and one fimbri reaches the ovary which is known as the ovarian fimbri, ठीक है। Then the ovary या फिर female gonads, ठीक है। अब ovary पे आ जाते हैं। Coming to ovary, these are the female gonads and the primary function as I've told you earlier it is the oogenesis, that is the formation of ovum, ठीक है। Secondary function इनका था रिलीज करने का हार्मोन, हार्मोन क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन and these estrogen and progesterone are responsible for the secondary sexual characteristics in females, ठीक है। सो इसकी लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस की जो हमारा ये है मेजरमेंट दैट इज 3 into 2 into 1, ठीक है। तो ये याद करने के लिए इजी है, 3 to 1 लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। वेट 2 to 3 grams है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू 0.14 to 0.30 ounce। जो ईस्ट्रोजन है इट इज सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, तो E और F को याद कर लो एक साथ, ठीक है, EF साथ में आता है। सो जो ईस्ट्रोजन है इट इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट विल बी सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है इट वर्क्स अलोंग विद द ईस्ट्रोजन टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो जो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने का काम है दैट विल बी डन विद बोथ ऑफ दीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड ये दोनों काम करके प्रिपेयर करेंगे किसे, एंडोमेट्रियम फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द ये इम्प्लांटेशन वाला पार्ट, ठीक है। and inhibits the uterine contraction during the pregnancy, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है that will be inhibiting the uterine contraction during the pregnancy। Next, coming to the external and genital organs which is also known as the vulva. So first part is the mons pubis and it is the subcutaneous tissue fat, ठीक है। subcutaneous tissue fat है and it contains hair follicles in inverted triangular manner, ठीक है। so subcutaneous tissue fat है,
ट्राइंगुलर मैनर में हेयर फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, ठीक है, एंटीरियर पार्ट है वल्वा का। माइनोरा, लेबिया मेजोरा। माइनोरा में क्या है, इट इज द इनर लिप, थिन एलिवेटेड स्किन फोल्ड है एंड इट कनेक्ट्स द पोस्टीरियर and forms a structure known as foresheet. Anteriorly connects to labia. Anterior connection of labia minora with labia majora is known as frenulum or prepuce, ठीक है। सो ये इमेज देख लो, जहाँ पे ये पोस्टीरियरली जो कनेक्शन हो रहा है वो हमारा फोरशेड बोलेगा, ठीक है। अगर पोस्टीरियरली हमारा जो लेबिया मेजोरा विद लेबिया माइनोरा कनेक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज फोरशेड, और जो एंटीरियरली कनेक्शन है इट इज नोन एज द फ्रेंडुलम और प्रेप्यूस, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा, थिक एलिवेटेड स्किन फोल्ड है, आउटर लिप है एंड इट इज होमोलोगस टू द स्क्रॉटम इन मेल, ठीक है। होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। सो लेबिया मेजोरा का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू द स्क्रॉटम इन मेल्स। नेक्स्ट इज क्लिटोरिस, इट इज अ सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू जिसका लेंथ इज 2 to 2.5 सेंटीमीटर एंड द नर्व सप्लाई इन ओवर दिस क्लिटोरिस इज वेरी हाई एंड इट इज होमोलोगस टू पेनिस इन मेल्स, ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लिटोरिस इज सेम लाइक दैट ऑफ पेनिस। Next is vestibule. Vestibule is the triangular space in vulva that is laterally bounded by the minora and posteriorly by the foreshead, ठीक है। सो जो lateral boundaries होंगी that is the minora की होंगी and posterior जो boundaries होंगी that will be of foreshead, और ये एक हमारा triangular space है vulva में, ठीक है। एंड इसकी ये मेन ओपनिंग्स है, 4 ओपनिंग्स, देयर आर 4 ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दीज 4 ओपनिंग्स आर द यूरेथ्रल ओपनिंग, द स्कीन ग्लैंड, द वेजाइनल ओपनिंग एंड द बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। सो यूरेथ्रल, वेजाइनल, स्कीन ग्लैंड डक्ट एंड बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट, ये 4 ओपनिंग आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। एंड व्हाट इज वेस्टिब्यूल, इट इज द ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, ट्राइंगुलर स्पेस है वल्वा में जिसकी लेटरली बाउंड्री होगी बाय माइनोरा एंड पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द फोरशेड। नेक्स्ट इज वजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड विद हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। जो वजाइनल ओपनिंग है दैट इज नॉट fully covered, it is partially, that is half covered by hymen membrane which is a mucous membrane, ठीक है। और hymen membrane is not important कि वो सब में ही present हो। in women who are there in athlete or who do horse riding and other such activities, the hymen membrane may break। next is the Bartholin or the स्कीन ग्लैंड सिक्रीशन जो होते हैं वो अल्कलीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो बार्थोलिन डक्ट होगा वो और जो स्किन ग्लैंड होगा वो, उनकी सिक्रीशन जो होंगी दे विल बी अल्कलीन इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर होंगी। एंड क्यों बेसिक होंगी, क्योंकि ये सपोर्ट करती हैं स्पर्म को फॉर फर्टिलाइजेशन, और जो हमारा स्पर्म होता है दैट ऑलवेज वर्क्स इन द अल्कलाइन मीडिया। सो जो अल्कलाइन मीडिया में वो जब काम करता है सो उसके लिए एक्टिविटी करने के लिए जो बार्थोलिन और स्किन ग्लैंड है दे आर सिक्रीटिंग सम सिक्रीशंस व्हिच आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। अगर पीएच पूरा एसिडिक है हमारा वेजाइना का डोडोलिन बैक्टीरिया की वजह से, मगर जो बार्थोलिन एंड स्किन ग्लैंड है वो जब अपना सिक्रीशन देते हैं इट बिकम्स अल्कलाइन व्हिच इज फेवरेबल फॉर द स्पर्म्स टू फर्टिलाइज, ठीक है। स्किन ग्लैंड जो होता है वो होमोलोगस है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड मेल के। ओवरी और टेस्टिस दोनों एनालॉगस है ईच अदर, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं मगर दोनों के फंक्शन इज सेम, ठीक है। स्पेस बिटवीन वजाइना एंड एनस इज नोन एज पेरिनियम। Okay, so here we end the class and I hope you all are clear with this, and in case you have any doubt and any question related to this we will be discussing soon, ठीक है। and next topic we will be studying about the menstrual cycle and what are the role of different hormones over there, और फिर इसके कुछ questions भी करेंगे next session में। Thank you so much and please do like and subscribe my channel.